तो अभी आपने देखा 2020 और अब आपको दिखाते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद बहरागोड़ा के जवान गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा। इस दौरान राज्यपाल के साथ सीएम और तमाम दलों के नेताओं ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम ने शहीदों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गणेश हांसदा के पार्थिव शरीर को आज नामकुम के आर्मी कैंप में रखा जाएगा और कल शहीद के शव को बहरागोड़ा ले जाया जाएगा, जहां उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। में उनके परिवारों के साथ आज ये पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी के परिवार में आज निश्चित रूप से शोक की लहर है। और आज हम सब लोग मिलकर इनके परिवार के साथ खड़े हैं और आने वाला समय भी इनके पूरे परिवार के साथ ये सरकार खड़ी रहेगी। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। घाटशिला के लाल गणेश हांसदा को नमन करने के लिए ग्रामीणों का भी तांता लगा हुआ है। इस मिट्टी से पैदा हुआ लाल इसी मिट्टी में मिलने जा रहा है। मैं तिरंगा लहराकर आऊं या तिरंगे में लिपटकर आऊंगा जरूर। घाटशिला के लाल गणेश हांसदा ने अपने माता पिता से किया ये वादा पूरी शिद्दत से निभाया। लद्दाख बॉर्डर पर चीन की कायरता को नाकाम करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें नमन करने के लिए पूरा घाटशिला उमड़ पड़ा है। उनके सहपाठी उनकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। माता पिता की आंखें नम हैं तो बड़ा भाई दिनेश हांसदा भी देश सेवा में सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अगर आज हमको मौका मिलेगा तो हम भी दिखाएंगे जिस प्रकार उस शहीद हुआ है, हम उसको से ज्यादा और करके दिखाएंगे कि हम लोग भी उसका जवाब मुंह तोड़ कैसे देते हैं बोल के। कोसाफालिया गांव की इस मिट्टी के लाल गणेश ने गलवान घाटी में जो बहादुरी दिखाई उस पर पूरे देश को फख्र है। इस मिट्टी से पैदा हुआ वीर सपूत इसी मिट्टी में मिलने वाला है। शहीद के घर के पास ही पारंपरिक रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार होगा। इसकी तैयारी में सभी जुटे हैं। वीर सपूत के गांव कोसाफालिया में 12 घर हैं। आसपास के बांसदा और धोलाबेड़ा जैसे गांवों को मिलाकर पूरे इलाके की सूरत बदलने की कवायद की जा रही है। प्रशासन ने आदर्श गांव बनाने का वादा किया है। शहीद का एक गांव है तो हम लोग चाहेंगे कि एक शहीद ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में इसको परिणत कर दे। और यहाँ जो भी बुनियादी सुविधाएं जो कि प्रखंड स्तर से की जा सकती हैं उसके लिए हमारी पूरी टीम है जो वो सर्वे का काम कर रही है कि क्या क्या यहाँ आवश्यकता है, उसको हम लोग अविलंब कराएंगे। इस मिट्टी के जर्रे जर्रे में गणेश की यादें बसी हैं। इसी घर आंगन में खेल कूद कर बड़ा हुआ। दिल में देश सेवा का जुनून लिए इसी साल मकर संक्रांति को पहली बार ड्यूटी पर गया था। इस वादे के साथ कि देश सेवा में किसी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। खुद का बलिदान कर आज उसने ये वादा भी पूरा कर दिखाया। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, घाटशिला। वहीं साहिबगंज के शहीद सपूत कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। शहीद कुंदन के साथ बिहार के 4 शहीदों का भी शव एयरपोर्ट पर विशेष विमान से पहुंचा, जहां शहीद जवानों को सीएम के साथ तमाम नेताओं ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभी शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद शहीदों के शव उनके पैतृक गांव की ओर रवाना कर दिए गए। इनमें शहीद कुंदन कुमार ओझा का भी शव सड़क मार्ग से साहिबगंज के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि पटना से साहिबगंज में शहीद के पैतृक गांव डिहारी की दूरी करीब 125 किलोमीटर है और देर रात तक शहीद का शव उनके गांव में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
तो हमारे देश के 20 जवान चीन के साथ संघर्ष में शहीद हो गए। 2 झारखंड के लाल भी शहीद हुए। इसको लेकर अब लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। चीन को लेकर खास तौर से जमशेदपुर के हर चौक चौराहे पर लोग चीनी सामानों की होलियां जला रहे हैं और चीन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। युवाओं ने चीनी झंडे और चीन के राष्ट्रपति की तस्वीरें जलाकर चीनी सामानों के बहिष्कार की कस्में ली। यही नहीं, युवाओं ने लोगों के चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील भी लोगों से की है। तो गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के दुस्साहस के खिलाफ झारखंड में नाराजगी देखी जा रही है। रांची यूनिवर्सिटी गेट के पास एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने दिया जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका। अगर ये समझता है कि चीन हमारी फौज से और हमारे देश की फौज से लड़ लेगा तो उन्हें पता होना चाहिए, उसके राष्ट्रपति को पता होना चाहिए कि भारत का हर एक बच्चा, हर एक नागरिक अपनी फौज के साथ है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है और युद्ध होता है तो भारत का हर एक नागरिक और एक बच्चा बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए सक्षम है। और धनबाद कोयलांचल में चीन के खिलाफ गुस्सा भड़कता जा रहा है। आम लोगों ने चीनी सामान का विरोध करने का मन बना लिया है। साथ ही सरकार से भी चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग तेज होती जा रही है। चाइना का जितना भी प्रोडक्ट हमारे देश में आ रहा है उसको बंद कर देना चाहिए और हमारे जो 20 शहीद जवान जो शहीद हुए हैं उनका बदला लेना चाहिए। आम जनता के नाते क्या पहल करना चाहिए, उसका जो प्रोडक्ट चल रहा है हिंदुस्तान में उस प्रोडक्ट पर रोक लगाया जाए, उसे लोग यूज ना करें। कि हमारे भारत के आवाम चाइना के किसी भी प्रोडक्ट को इस तरह से नहीं लेना बंद करें ताकि उसकी आर्थिक क्षति हो, वह कमजोर हो और हमारा देश आगे बढ़े। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में लोगों ने एक निजी क्लिनिक में जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर लोग सुबह से ही सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाद में आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस और आक्रोशित लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रांची में टाटी सिल्वे के सरला बिरला यूनिवर्सिटी कैंपस को खाली करने का आदेश प्रशासन ने दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग के खतरे से बचने के लिए राज्यसभा चुनाव तक सभी विधायकों को यहीं पर रखा है। इसे कोरोना लॉकडाउन में बिना अनुमति के गैदरिंग को नियम विरुद्ध मानते हुए जिला प्रशासन ने सरला बिरला विश्वविद्यालय को खाली करने को कहा है। प्रशासन के आदेश के बाद भी बीजेपी विधायक यहां पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। वहीं बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने इसे तुगलक की फरमान करार दिया है। चुनाव के पूर्व हर एक बार एक साथ लोग जुटते हैं, एक साथ लोग वोट डालने के लिए जाते हैं। ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। पहली बार कोरोना का लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सारा काम हो रहा है। जो चुनाव परिणाम आएगा तो अपने भाजपा के जितने संख्या है उससे अधिक संख्या इस चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। यह खाली स्कूल वगैरह का में रहने का, घर में रहने का, तो इस तरह के खाली करने का अगर आदेश दिया है तो यह तुगलकी फरमान है। और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए कल मतदान होगा, जिसमें 3 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ साथ कांग्रेस के शहजादा अनवर चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। 79 विधायक इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 27 विधायकों का वोट चाहिए। चुनाव में शिबू सोरेन की जीत पक्की नजर आ रही है, तो पेंच कांग्रेस और बीजेपी के बीच फंसा हुआ दिख रहा है। राजनीति में संभव सब कुछ है और झारखंड विधानसभा का पुराना इतिहास नहीं, विगत जो लोकसभा का, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ था, एक दल के पास 30 संख्या बल रहने के बावजूद भी वो चुनाव हारे हैं। वो आप लोग भी देखें।
खबर कोडरमा से, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। सतगावा के जंगल में पुलिस सीआरपीएफ की कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हुआ है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 हथियार बरामद किए हैं। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बलों की ये मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद झारखंड बिहार की सीमा पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, कोडरमा में दरअसल पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ हुई है। सतगावा के जंगल में पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई में एक नक्सली ढेर भी हुआ है। वहीं मौके से पुलिस ने 2 हथियार बरामद किए हैं। सर्च अभियान के दौरान नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के बाद झारखंड बिहार की सीमा पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने एक कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए आत्मनिर्भर भारत का नारा एक बार फिर दोहराया। देश में 41 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया का आज पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। कोयला मंत्रालय और उद्योग समूह फिक्की की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ ही फिक्की की अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी समेत उद्योग जगत की कई हस्तियां मौजूद रही। पीएम मोदी ने कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का नारा दोहराया और कोल ब्लॉक की नीलामी को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता कम करेगा। एनर्जी सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया में झारखंड की 22 कोयला खदानें भी शामिल हैं। इन सभी के नीलामी होने पर झारखंड के खाते में कुल मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। यह राशि रॉयल्टी के अलावा खनिज विकास कोष में कंपनियों के अंशदान के रूप में मिलेगी। हर कोयला खान में खनन की अवधि 30 साल की होती है। इस तरह लगभग 3,000 करोड़ रुपए हर साल झारखंड सरकार के खजाने में आएंगे। सभी 22 खदानों की नीलामी हो जाने पर लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। उस प्रक्रिया में सबसे बड़ा चीज़ भारत सरकार को तो अपना फ़ायदा काफ़ी होगा ही होगा, प्लस स्टेट्स गवर्नमेंट जो है उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा और जो माइनिंग करेंगे उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हालांकि कोल खदानों की कॉमर्शियल माइनिंग का विरोध भी शुरू हो गया। अलग अलग मजदूर संगठनों से जुड़े लोगों ने धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के फैसले को मजदूर विरोधी बताया। भारतीय मजदूर संघ के साथ एचएमएस, इंटक, एटक, सीटू सभी लोग मिलकर के हम लोगों ने काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में सुबह से कार्यक्रम में यहाँ भी प्रदर्शन हुआ और सीएमडी को जो है ज्ञापन जो है स्ट्राइक नोटिस दी। यूनियन है, तमाम यूनियन मिलके एकजुटता के साथ कि पहली बार कोयला में चट्टानी एकता दिखाई पड़ा और हमें एकदम पूर्ण विश्वास है कि 2, 3, 4 को भारतवर्ष में एक छटा कोयला उत्पादन नहीं होगा। कोल खदानों की जिस कॉमर्शियल माइनिंग को सरकार ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा कदम बताया, उसी का कई मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। मजदूरों ने 2 जुलाई से 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से नीलामी प्रक्रिया की तारीफ की, उससे तो यही लगता है कि वो छटपुट विरोधों के आगे झुकने वाली नहीं है। धनबाद से न्यूज 18 के लिए दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,900 के पार पहुंच गई है। आज रिम्स में हुई कोरोना जांच में 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 1904 तक पहुंच गई है। आज रिम्स में मिले पॉजिटिव केस में गढ़वा से 4 मरीज मिले हैं। वहीं रामगढ़ रिम्स आईडीएसपी के साथ ही हजारीबाग से भी एक मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया है।
वहीं हजारीबाग जिले में कोरोना संक्रमण से पहली मौत हुई है। हजारीबाग में एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11 पहुंच गई है। मृतक हजारीबाग का निवासी था और 14 जून को मुंबई से अपने 2 बेटों के साथ हजारीबाग पहुंचा था। वहीं मृतक के 2 बेटे भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार अभी किया जा रहा है। अब कोरोना संक्रमित मृतक का अंतिम संस्कार सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक करने की कार्रवाई की जा रही है। और कोरोना की वजह से मैट्रिक इंटर के रिजल्ट पर लगा ब्रेक अब खत्म होने वाला है। राज्य में 28 मई से जारी मैट्रिक इंटर की कॉपियों की जांच अब समाप्त होने को है। मैट्रिक की कॉपियों की जांच पूरी कर ली गई है। वहीं इंटर का जल्द ही मूल्यांकन कार्य खत्म होगा। मूल्यांकन कार्य खत्म होने के बाद जैक की ओर से रिजल्ट जल्द घोषित करने की तैयारी की जा रही है। वो मूल्यांकन कार्य लगभग समाप्त हो गया। सभी मूल्यांकन केंद्र हमारे बंद हो गए हैं लगभग। इंटर साइंस और कॉमर्स का भी मूल्यांकन कार्य लास्ट स्टेज में, अंतिम चरण में है और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम मैट्रिक और इंटर साइंस कॉमर्स का हम रिजल्ट दे पाएंगे। ज़्यादातर जो टीचर एब्सेंट थे वो अदर डिस्ट्रिक्ट के थे, गुमला के, पलामू के, अन्य डिस्ट्रिक्ट के, तो जिनको वहाँ से आने जाने में काफ़ी दिक्कत थी। इस ऐसे ही लोग एब्सेंट रहे हैं। बाकी कहीं हम लोग का जिला में चाहे नज़दीक है, वो लोग सभी को आए और हमको इसमें कहीं भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुआ। जो शिक्षक नहीं आए थे वो जो भी कारण दिए, हम लोग सारा कारण डीओ ऑफिस में फॉरवर्ड कर दिए हैं, क्योंकि ऊपर से भी चिट्ठी आई थी कि जो एब्सेंट है उनका सारा बायोडाटा आप दें। तो हम लोग जितना भी ऊपर से आया था एप्लीकेशन के साथ हम लोग भेज दिए थे। और इसी के साथ जोहार झारखंड में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।